आज के दौर के छात्र नेताओं को देखते हैं और एक बार कोई व्यक्ति छात्र नेता बन गया तो उसके मन में आता है कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कई लोगों को छात्र संघ अध्यक्ष बना दिया, तो सर आपके मन में नहीं आया कि हम अब संगठन के काम छोड़ के हम भी विधायकी की तैयारी करें और हम भी सांसद विधायक बन जाए? ऐसे अवसर, ऐसी बातें कई बार आई थी। जी। होनी को कोई टाल नहीं सकता। फिर मुझे लोग युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। की कचहरी में फोटोकॉपी का दुकान चलाया करते थे सर, इतना संघर्ष भरा जीवन, फिर आपके मन में कैसे आ गया कि इन फोटोकॉपी की दुकान को बंद करके हम नेता बन सकते हैं? हमारे विद्यार्थी छात्र घायल हुए, जी। उनके ऊपर गोलियां चली और उसको मैंने लीड किया। और लीड करने के बाद ये हुआ कि मेरे ऊपर 38 मुकदमे। ये बात मैं खुले मंचों से कहता हूँ कि मेरे जीवन में जो संस्कार का निर्माण हुआ, मेरे जीवन में जो नेतृत्व का निर्माण हुआ, मेरे जीवन में जो काम करने की पद्धति डेवलप हुई है, वो स्वाभाविक तौर पे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण ही निर्माण हुई है। आगामी पंचायत चुनाव में आप तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास कई सारे अधिकार भी हैं, तो सर इस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी नए युवाओं को अवसर देगी? निश्चित रूप से। मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके समाज जीवन में काम करने वाला जी एक राजनीतिक सामाजिक संगठन। परिवार में ये परिस्थितियां कभी नहीं थी कि राजनीतिक क्षेत्र न मेरे पिताजी थे, न मेरे दादाजी थे, न मेरे चाचा जी थे। तो मेरे परिवार के लोगों को हमेशा लगता था कि मेरे पिताजी को कि मेरा बेटा मेरे हाथ से। जब आप विद्यार्थी परिषद प्रकारिक जीवन को जी रहे थे, विभाग संगठन मंत्री थे, वहाँ राष्ट्र निर्माण की बातें कर रहे थे, तो सर ऐसी क्या परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो गई कि आपको विद्यार्थी परिषद को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा? आदमी से निकला हुआ व्यक्ति वो संघर्ष का एक प्रतीक बनता है। वो शासन की राजनीति किए हैं और मौजूदा समय जब उनकी सरकार है तो फिर शासन की राजनीति बंद क्यों करवा दी है? सर आपने तो छात्र राजनीति को भी देखा है और राष्ट्रीय राजनीति को भी देखा है, तो सर आपको क्या लगता है छात्र राजनीति जरूरी है? भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष बना, 2 बार अध्यक्ष रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी का 2 बार मैं जिले का महामंत्री रहा। फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिला छात्रों की अगुवाई करने के लिए हम 2 बार वहाँ छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। राजनीति हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। कोई सत्ता में आना चाहता है तो कोई बिना सत्ता में आए ही सेवा करना चाहता है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और मैं नमस्कार फाउंडेशन को बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप जनता की आवाज़ को और मेरी आवाज़ को जनता के बीच में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? हम एक गाँव और के रहने वाले व्यक्ति हैं जी। और मैं एक सामान्य परिवार में, मेरे पिताजी अध्यापक हैं और हम लोगों ने स्कूली शिक्षा इंटरमीडिएट तक गांव के विद्यालयों में हम लोगों ने पढ़ाई की जी। और ग्रेजुएशन के लिए जो हम लोग शहर में आए और जिस विद्यालय में हमने अपना एडमिशन लिया, हमारे आजमगढ़ में एक शिवली नेशनल महाविद्यालय है और वहाँ का जो माहौल था उस माहौल को देख करके हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में उसके बाद विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता बने। सर शुरू में जब आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उस दौरान आजमगढ़ की कचहरी में फोटोकॉपी का दुकान चलाया करते थे। सर इतना संघर्ष भरा जीवन, फिर आपके मन में कैसे आ गया कि इन फोटोकॉपी की दुकान को बंद करके हम नेता बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा शुरुआती जीवन, हम वहाँ आए और वहाँ उस विद्यालय का जो माहौल था उसको देख करके छात्रों की अगुवाई करने के लिए हम 2 बार वहाँ छात्र संघ का चुनाव भी लड़े। और दोनों छात्र संघ चुनाव में वो एक्चुअली बेसिकली वो माइनॉरिटी कॉलेज था और जब मैं छात्र संघ का चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लड़ता था तो वहाँ विद्यालय प्रबंध तंत्र और विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, मैं एन प्रकार हारूं उसके लिए पूरा यत्न करते थे। लंबे समय तक जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण, वहाँ की छात्र राजनीति के कारण एक व्यापक पैमाने पे जनाधार छात्रों में और अलग अलग विद्यालयों में विद्यार्थी परिषद की इकाई को बनाना, छात्र संघ लड़ाना और मूल अवधारणा हमारे जो हमको विचार मिला था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण जो छात्र हित की बात थी जी, उसको लेकर के लंबे समय तक हमने आजमगढ़ में संघर्ष किया और बाद में मैं लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री के नाते बुंदेलखंड मुझे काम मिला था। और बुंदेलखंड में जब मैं गया तो विद्यार्थी परिषद के साथ साथ जो बुंदेलखंड में जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे मानिकपुर क्षेत्र है, उनके बीच में आना जाना और वहाँ मिलना, तो धीरे धीरे दिमाग में आया कि समाज क्या है और समाज में लोग कैसे हैं, बिल्कुल, और उनके बीच हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम तो इस देश के नागरिक हैं, नागरिक के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व क्या है। जी, वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के कारण लंबे समय तक मुझे ये बोध हुआ कि हमारा भी उत्तरदायित्व है समाज में, और समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और लंबे समय तक वहाँ काम करने के बाद और फिर जी, उसी कॉलेज में वंदे मातरम के इशू पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, और उस समय वंदे मातरम को लेकर के सभी विद्यालय महाविद्यालय में केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कुछ फंड रिलीज हुए थे। जी, उस फंड पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और मैं एज ए संगठन मंत्री रहते हुए मैं बुंदेलखंड से आजमगढ़ ऐसे आया था, लेकिन उस सिविली कॉलेज में क्योंकि लंबे समय तक मैं छात्र राजनीति किया था, जी, तो उस विद्यालय में उन लोगों ने उस फंड का कोई उपयोग नहीं किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराया। हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग मेरे पास आए, फिर मैं उन लोगों के पास गया, और उस दरमियान ऐसा वाकया हुआ कि वहाँ हम लोगों की तरफ से और विद्यालय प्रशासन की तरफ से काफ़ी नोकझोंक हुई, और उसमें बहुत मतलब दोनों तरफ से आप समझ लीजिए कि कई हमारे विद्यार्थी छात्र घायल हुए, उनके ऊपर गोलियां चली, और उसको मैंने लीड किया, और लीड करने के बाद ये हुआ कि मेरे ऊपर 38 मुकदमे हुए। अरे अरे, और उस 38 मुकदमे के बाद मैं फिर विद्यार्थी परिषद से वापस आया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से लड़ करके उन मुकदमों को समाप्त कराया। लड़के मैंने समाप्त कराया। जी, और ये लड़के समाप्त कराया तो मैं उस समय खाली था, तो मुझे ये लगा कि मैं सामाजिक जीवन में काम करता हूं, तो मुझे अपना भी कोई काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सत्य है कि कुछ दिन के लिए जो मैं एक अधिवक्ता भी था, तो वहाँ एक मैंने दुकान डलवाई थी, और अधिवक्ता भी था और दुकान भी पड़ी थी। इसके कारण वहाँ जब मैं खाली समय रहता था, क्योंकि हम लोग नए नए अधिवक्ता थे, तो हम लोगों के पास इतना कोई काम नहीं था, जी, तो वो दुकान पे भी मैं बैठता था। बाद में धीरे धीरे हम जिस विचार से जुड़े थे, और जुड़ने के कारण हमको आगे ऐसे रास्ता मिलता गया। फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष बना, 2 बार अध्यक्ष रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का 2 बार मैं जिले का महामंत्री रहा, फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिला का अध्यक्ष रहा। और ये स्वाभाविक तौर पे इस विचार से और इस पार्टी से जुड़ने के बाद हमें ये लगा कि समाज जीवन में हम जो संकल्प लेकर, मैं नहीं कोई भी युवा जो निकलता है उसके मन में एक संकल्प होता है कि हम सामाजिक जीवन में जा रहे हैं, तो हमारी क्या क्या प्रतिबद्धताएं हैं, हमारे क्या संकल्प हैं, हमारा क्या कमिटमेंट है, हमें उसको कैसे पूरा करना। और ये प्रेरणा हमें स्वाभाविक रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली थी। बिल्कुल सर, छात्र जीवन में जब आप संघर्ष कर रहे थे, तो किसी भी छात्र नेता के सामने जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है, उसके सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं। तो सर, आप एक सामान्य परिवार से आते थे और शासन की राजनीति करते थे, तो सर आपके सामने किन किन चुनौतियों का सामना करना? निश्चित रूप से उस समय छात्र संघ की राजनीति करना, और देखिए 2 तरह की छात्र राजनीति होती जी। एक छात्र राजनीति करने वाले कुछ लोग होते थे जिनका काम छात्र नेता बनना और उसके माध्यम से लोगों के बीच में जाना, होगा ही करना। हमारा जो कमिटमेंट था, हमें जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिली थी जी। कि हम छात्र संघ का चुनाव केवल इसलिए नहीं कि हम छात्र हित की बात करते थे, छात्र हित राष्ट्र हित, ये हमारे मन में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण हमें जो प्राप्त हुआ था जी। इस बात को लेकर के, और स्वाभाविक तौर पे उस समय बड़ी कठिनाइयां थी हमारी पार्टी का या हमारे विचार के लोगों का। आज के जो पैमाने पे उस तरह नहीं था, लेकिन हम लोग छोटे छोटे लोगों से, अपने विचार के लोगों से मिलना और उनसे चंदा एकत्र करना, और चंदे में, और ये नहीं कि हमारा चंदा आया तो स्वाभाविक तौर पे जो विद्यार्थी हम लोगों के साथ थे, विद्यार्थी जो उनको घर से उनके पढ़ने के लिए, उनके खर्चे के लिए मिलता था, वो स्वयं वो पैसा निकाल करके उसमें से कंट्रीब्यूट करते थे मेरे लिए। और
चुनाव जब आता था तो कौन भोजन बनाएगा, कौन पोस्टर लगाएगा, कौन हमारे विषय को लिखेगा, ये सारा मतलब एक सुनियोजित तरीके से, ये नहीं कि जो छात्र राजनीति में होता है कि आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, सारा व्यवस्थित। और हमारे कार्यकर्ता या हमारे विद्यार्थी दिन में अगर छात्र संघ की राजनीति में निकले हैं तो उसके लिए भी ये प्रबंध होता था कि उनके पास समय बचे, क्योंकि वो विद्यार्थी है, उसका मूल काम पढ़ना है। उसके लिए भी एक शिफ्ट वाइज, और जो शिफ्ट से खाली होता था तो वो अपने पढ़ाई में ध्यान देता था। यही कारण है कि हम लोगों के साथ जो भी छात्र राजनीति में या विद्यार्थी जीवन में जुड़े लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए, कोई अध्यापक हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, मतलब अलग अलग सर्विस क्षेत्रों में वो गए भी हैं। बहुतेरे लोग हैं जो वापस आए सामाजिक जीवन में, जो लोग लगे हैं आज भी वो सामाजिक जीवन का काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ के भी कर रहे हैं और स्वयं में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आपने तो छात्र राजनीति को भी देखा है और राष्ट्रीय राजनीति को भी देखा है, तो सर आपको क्या लगता है छात्र राजनीति जरूरी है? देखिए, छात्र राजनीति एक स्वाभाविक तौर पर सामाजिक जीवन में एक पहला पावदान या पहला पड़ाव होता है। और छात्र राजनीति में ये नहीं कि हम छात्र संघ का चुनाव लड़े, अध्यक्ष बन गए, महामंत्री बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, ये हेतु नहीं। उससे हमें स्वाभाविक तौर पे प्रेरणा जरूर मिलती है कि सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा वर्ग जो पढ़ा लिखा और विशेष तौर पे ये युवा वर्ग, और युवा वर्ग जिसको अभी सामाजिक जीवन का बहुत ज्ञान नहीं होता था, उनके बीच में रहना और उनके बीच में काम करके फिर आगे जाना, तो स्वाभाविक तौर पे मैं ये कहूँगा कि उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और संघर्ष करने का बिल्कुल जज्बा और पैदा होता है और कमिटमेंट होता है, संकल्प होता है। तो मुझे लगता है कि उस समय जो छात्र राजनीति का संकल्प था वो बहुत पवित्र था, और पवित्रता के साथ साथ लोगों के, विद्यार्थियों के जीवन में ये नहीं कि केवल मेरे छात्र संघ में, उनके बीच में रहने का ये भी अनुभव होता था कि हमें छात्र संघ का चुनाव लड़े तो उसके कारण हमारे विद्यार्थी के हित कैसा है, उनकी पढ़ाई में, उन सारी बातों का स्वाभाविक तौर पे बहुत ही मार्गदर्शन वहाँ से मिला। और बिल्कुल सर जब आपने छात्र संघ को देखा है तो निश्चित तौर पे छात्र संघ को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन सर वर्तमान समय के जो छात्र नेता है उन्होंने हमसे यही कहा कि माननीय अध्यक्ष जी का जब पॉडकास्ट करिएगा तो इनसे जरूर पूछिएगा जब वो छात्र संघ की राजनीति किए हैं और मौजूदा समय जब उनकी सरकार है तो फिर छात्र संघ की राजनीति बंद क्यों करवा दी है? नहीं, छात्र संघ की राजनीति बंद नहीं होगी, शासन चुनाव नहीं हो रहे ना कई सालों से, कई कारण है जी। अगर इस विषय पे अगर आप चर्चा करेंगे जी, तो मैं स्वाभाविक तौर पे आपसे ये कहना चाहूँगा कि समय की मांग के अनुसार आपने देखा होगा कि लिंग 2 की रिपोर्ट आने के बाद उसमें छात्र संघ में भी उस समय भी कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जिसके कारण लिंग 2 की रिपोर्ट के आधार पर उनकी आयु सीमा निर्धारित हो गई। जी, आयु सीमा निर्धारित होने के कारण, क्योंकि छात्र संघ में विद्यार्थी परिषद या अलग अलग राजनीतिक संगठनों की उनकी, चाहे SI हो, SFI हो, चाहे और लोग हैं जो छात्र संघ में प्रतिभाग करते थे, तो दोनों में जमीन आसमान का जी। विद्यार्थी परिषद से लड़ने वाला छात्र संघ का छात्र नेता और SI, SFI, कांग्रेस के NSY या जो लोग भी, उनमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर था। और निश्चित रूप से समय की मांग के अनुसार लिंग 2 की रिपोर्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि छात्र संघ के राजनीति में पिता भी लड़ रहा और बेटा भी विद्यार्थी बन गया। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना भी होगा। और समय परिस्थितियों के कारण ये स्वाभाविक तौर पे उस छात्र राजनीति को कुछ राजनीतिक दल, जहां उस छात्र जीवन में छात्र राजनीति को शुचिता, पारदर्शिता बनाने का और छात्रों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करना चाहिए था, अब ये इस देश के तमाम राजनीतिक दल या कुछ संगठन, तथाकथित कुछ संगठन, उनको राष्ट्रवाद की प्रेरणा ना दे करके वो स्वयंवाद की प्रेरणा देने लगे, और जिसके कारण छात्र राजनीति सरकार है, अब तो चाहे तो आप छात्र चुनाव करवा सकते हैं और जैसे चाहे वैसे छात्र को बदल भी सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि अगर आप इस बात पे चर्चा करेंगे जी, तो छात्र संघ का चुनाव कराना और उनको ले आना कोई कठिन बात नहीं है। बिल्कुल सर। बात यह है कि जो और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले छात्रों के बीच में संगठन, जी, उनकी प्रतिबद्धता क्या,
अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा बिल्कुल। कि आप जेएनयू के छात्रों को देखते हैं, वो तो छात्र हैं, उनको सरकार सारी व्यवस्था देती है, लेकिन वो नारा किसका लगाते हैं? वो जम्मू कश्मीर पे भारत के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ नारा लगाना और इस देश की संस्कृति, इस देश की मर्यादा और राष्ट्रवाद के प्रति उनका जो रवैया है, ये स्वाभाविक कहीं न कहीं हमारी ये ऐसी पीढ़ी है कि अगर उस पीढ़ी को कुम्हार की तरह अगर उस घड़े को संवारा सजाया न जाए तो उस कालखंड में ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण छात्र संघ पे बैन लगा। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसके पहले भी जो सरकारें थी समय समय पे अगर उनको लगा तो उन्होंने कराया, उन्होंने बैन कराया। लेकिन जैसे जैसे उसका वातावरण बनेगा तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं और मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में ये पहला पावदान होता है जो छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति वो संघर्ष का एक प्रतीक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दिन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार उस वातावरण के निर्माण में लगी है कि ऐसी परिस्थिति आए तो हम अपने देश के इस युवा पीढ़ी को, उनको नेतृत्व उनके साथ करें। और उसी का परिणाम है कि अभी आप जहां मैं हूं जी, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा आगे बढ़ के बिल्कुल। राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं तो ऐसी 100 पार्टियां और सामाजिक दृष्टि से जानने वाली कम से कम 10 पार्टियां ऐसी होंगी, राजनीतिक पार्टियां जिनके कार्यकर्ता वो व्यक्तिवादी होते हैं कि नेता कोई है उसके पीछे चलने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वर्ग, युवा वर्ग, जिनको समाज जीवन में, सामाजिक क्षेत्रों में लाने का उनकी प्रतिबद्धता क्या है, उनके कमिटमेंट क्या है और देश के प्रति हम एक नागरिक होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों का बोध कराते हुए आज बहुत बड़े युवा वर्ग को इस सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में लाने का, राजनीतिक क्षेत्र में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल सर। सर, जब आप छात्र संघ की राजनीति से निकल गए और पूर्णकालिक जीवन में चले गए, विभाग संगठन मंत्री बन गए, तो सर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा पूर्णकालिक जीवन में आने के बाद? निश्चित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर व्यक्ति जाता है तो ऐसे संस्मरण हैं जब मुझे याद आते हैं कि हम लोग पूरब के रहने वाले और हम बुंदेलखंड, जो हमारे लिए वहाँ की बोल भाषा, वहाँ के खाने पीने का एकदम ठीक से डिफरेंस था। लेकिन हमारे मन में जो एक राष्ट्रवाद का संकल्प था, उस संकल्प पे वो कठिनाइयां ऊपर नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। क्योंकि हम संकल्प लेके गए थे कि हम राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए और विद्यार्थियों को एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने के लिए निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कठिनाइयों का मैं एक संस्मरण आपको बता रहा हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद का विभाग संगठन मंत्री था और बुंदेलखंड में, बांदा में, चित्रकूट में एक मानिकपुर क्षेत्र है जो आदिवासियों का बड़ा बेल्ट। बिल्कुल। तो वहाँ हमारे वैचारिक परिवार का, समविचार परिवार की एक बैठक थी और मेरे भी मन में उत्कंठा थी कि जो वनवासी कल्याण आश्रम में काम करने वाले हमारे ही बीच के भाई हैं वो कैसे काम करते हैं। तो जो वनवासी कल्याण आश्रम का जो हॉस्टल था उसमें आप जानते हैं कि जो वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले उनके बच्चों को ले आना, रखना, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके खाने पहनने सारी व्यवस्था होती। शाम को जो भोजन का समय था, क्योंकि हम लोग थोड़ा और लोगों की अपेक्षा पूरब के लोगों के भोजन करने का और भोजन थोड़ा हम लोगों का उन लोगों से, तो जब वहाँ हम गए तो वहाँ वो आदिवासी बेल्ट की मतलब जो बनाए थे लोग, तो हम एक सामान्य परिवार के साथ साथ ये था कि हम लोगों के घर में खाने पीने की या हम लोगों की लाइफ स्टाइल कुछ अलग थी। लेकिन जब मैं वहाँ खाने उन लोगों के साथ बैठा तो मुझे लगा कि भाई ये खाना तो मैं जीवन में हम लोग कभी, क्योंकि चावल था, दाल थी, दाल पूरी अरहर की दाल नहीं थी, और लेकिन मैं बैठा तो मेरे मन में पहले तो ये भाव आया था ये भोजन मैं कैसे कर पाऊँ। लेकिन जब पंक्ति में बैठ कर के उनके साथ हम लोग भोजन किए तो ये मन में भाव था कि ये कहीं प्रकट नहीं होना चाहिए, जिससे इनके मन में आएगा
कि हम आदिवासी हैं ये लोग। मैंने उनके साथ भोजन किया। जी। भोजन करने के बाद धीरे धीरे जब उनके बीच में मैं गया तो मुझे वही भोजन और स्वादिष्ट लगने लगा। बहुत ऐसे सारी चीजें, कठिनाइयां तो थी, लेकिन उन कठिनाइयों में संकल्प जो था वो बड़ा था और संकल्प हमेशा याद रहता था। इसलिए वो कठिनाई कभी ये नहीं लगती थी कि हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम बुंदेलखंड में आए हैं, हमारे आने जाने का, हमारे सोने का, ये युवा थे इसलिए हमें कोई बहुत कठिनाई नहीं हुई कि हम लोग भाई सामान्य परिवार में थे। तो वहाँ कार्यालय में नीचे दरी पे सोना, सुबह उठना, नित्य कर्म करना, फिर हमारी अपनी जो दिनचर्या है वो करना, तो स्वाभाविक तौर पे व्यक्ति धीरे धीरे उसमें समरस हो जाता है। तो वो कठिनाई नहीं, बाद में उसको अपने जीवन में उतारने का हम लोगों ने प्रयत्न किया। बिल्कुल सर, जब आप विद्यार्थी परिषद प्रकारिक जीवन को जी रहे थे, विभाग संगठन मंत्री थे, वहाँ राष्ट्र निर्माण की बातें कर रहे थे, तो सर ऐसी क्या परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो गई कि आपको विद्यार्थी परिषद को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ गया? मैंने कहा ना कि मैं जब वंदे मातरम के इशू पर जेल चला गया जी। जेल जाने के बाद मैं विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री था, तो मेरे मन में, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, तो मेरे मन में ये क्षोभ आया कि मैंने तो राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए, अपनी वंदे मातरम के लिए ये आंदोलन हुआ। आंदोलन में मुझे 1 महीने तक फरारी काटनी पड़ी, जी। कभी इस गांव कभी उस गांव, क्योंकि पुलिस का पकड़ ले। लौट के आया और जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो मेरी बेल नहीं हुई, मैं जेल चला गया। जेल चला गया, फिर जब जेल से मैं छूट के आया तो मैं भी व्यक्ति हूँ, मुझे लगा कि हम तो अपने लिए काम कर नहीं रहे थे, हमारे साथ और लोगों को खड़ा होना चाहिए था। खड़े तो थे सब, पूरा विद्यार्थी परिषद, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, सब लोग खड़े थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें बेल नहीं मिली और हम जेल चले गए। जेल से छूटने के बाद बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि वो मैं अपने विद्यार्थी जीवन, मैंने बताया कि मेरी पारिवारिक संरचना ऐसी थी कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, हम लोग एक किसान मतलब परिवार के, पिताजी अध्यापक थे। तो हमारे परिवार में ये परिस्थितियां कभी नहीं थी कि राजनीतिक क्षेत्र, न मेरे पिताजी थे, न मेरे दादाजी थे, न मेरे चाचा जी थे। तो मेरे परिवार के लोगों को हमेशा लगता था कि मेरे पिताजी को कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है। बिल्कुल सर। तो सर जब आप जेल से रह गए तो आपका परिवार के लोगों ने समझाया नहीं कि अब आप राजनीति को सब कुछ छोड़ के? जी। लंबे फरारी के समय मेरी माँ से जी करीब 7-8 साल बाद माँ से मुलाकात हुई। मेरी माँ से मुलाकात हुई। तो माँ से मुलाकात हुई लंबे समय के बाद, मैं इधर उधर, तो वो रोने लगी। तो मेरे मन में ये भाव आया कि माँ, लंबे समय तक हम बाहर रहे और मेरा भी उत्तरदायित्व परिवार के साथ है। और मैंने तब निश्चय किया कि हम अब वापस नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रह करके काम करेंगे। तो उसी दरमियान मैंने आपसे बताया ना कि हम यहीं रह के काम करेंगे और अपने ही विचार के लिए काम करेंगे। तो फिर मैंने उस समय हमारे जो संगठन मंत्री थे उन लोग मेरे पास आए, कहे, मैंने कहा कि मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे अब यही काम करना है। फिर मैं वापस आकर के और वो दुकान डाली। मैं अधिवक्ता के नाते कचहरी जाने का प्रयत्न किया, फिर होनी को कोई टाल नहीं सकता, फिर मुझे लोग युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिए। वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम जी। हमने अपने आजमगढ़ में छात्र राजनीति और विद्यार्थी परिषद के कारण सैकड़ों लोगों को छात्र संघ अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जिनको हम छात्र संघ का अध्यक्ष बनाते थे तो आजमगढ़ की विषम परिस्थिति, वहाँ सपा बसपा और उनके बोलबाला होने के कारण वो छात्र संघ का पदाधिकारी 2 महीना 4 महीना तो हम लोग साथ रहता था, लेकिन वो फिर किसी उन राजनीतिक दलों के साथ उनका अटैचमेंट हो जाता। तो ये मेरे लिए भी एक चुनौती थी जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना कि भाई मैं लंबे समय तक छात्र राजनीति किया हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा काम कर रहा हूँ, तो मुझे फिर सबको संगठित करके फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल। और जो कि मेरा जनपद 10 विधानसभा 2 लोकसभा का था, बड़ा जनपद था। और मैं बाइक से उस पूरे जनपद में गांव-गांव, ब्लॉक घूमता रहा, लोगों को खड़ा करता रहा और एक बड़ी संख्या नौजवानों की, युवाओं की बड़ी संख्या पार्टी के साथ मैंने खड़ा किया। और संघर्ष से खड़ा की हुई चीज को
जब आपने अपने सामने वो बड़ी होती है तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और मुझे लगा कि उस आनंद में हम लोग आनंद उठाते उठाते आज तक अब यहाँ आके खड़े हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जब हम आज के दौर के छात्र नेताओं को देखते हैं और एक बार कोई व्यक्ति छात्र नेता बन गया तो उसके मन में आता है कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कई लोगों को छात्र संघ अध्यक्ष बना दिया, तो सर आपके मन में नहीं आया कि हम अब संगठन के काम छोड़ के हम भी विधायकी की तैयारी करें और हम भी सांसद विधायक बन जाए? ऐसे अवसर, ऐसी बातें कई बार आई थी जी। लेकिन जो लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री होने के नाते जो संगठन के काम करने की जो रुचि और प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, वो अवसर तो आए, लोगों ने कहा, लेकिन मुझे, हमको लगता था नहीं, मुझे ये काम अच्छा है और सांसद विधायक तो कोई बन सकता है लेकिन संगठन करता कम लोग हो सकते हैं। इसलिए मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने रास्ता ये चुना और चुना हूँ तो आज स्वाभाविक तौर पे आज जहाँ खड़ा हूँ इसको आप देख रहे हैं। जी। सर भाजयुमो से जब आप भाजपा में आ गए तो सबसे पहले भाजपा में कौन सा पद मिला था आपको? मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, उसके बाद मुझे सीधे मेरे काम के आधार पर मैं जिले का महामंत्री बना। मैं जिले का महामंत्री, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के बाद सीधे मैं जिले का महामंत्री बना और जिले के महामंत्री बना तो युवा मोर्चा के 2 टर्म अध्यक्ष होने के नाते मुझको पूरे जनपद में प्रवास करने का, एक विद्यार्थी परिषद के समय से मुझे आदत थी, तो मुझे पता था कि कहाँ मेरा कार्यकर्ता है, कैसे है। तो महामंत्री के नाते जो मेरा उत्तरदायित्व था उस उत्तरदायित्व का मैंने 2 बार सफलतापूर्वक निर्वहन किया और अपने जनपद में एक भारतीय जनता पार्टी को नए कलेवर में महामंत्री के नाते संगठन जो बदलने का प्रयत्न मैंने प्रारंभ कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो स्वाभाविक तौर पे अध्यक्ष बनने के बाद उत्तरदायित्व मेरा था। तो मैंने अपने कार्यकाल में, जो आजमगढ़ में ये माना जाता था कि सपा और बसपा का गढ़ है, मैं अपने कार्यकाल में मैंने 1 लोकसभा की सीट और दूसरी लोकसभा की सीट हम लोग जीते थे, लेकिन वहां से स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दूसरी सीट को मुलायम सिंह जी के कारण, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों को हराया गया, नहीं तो दोनों सीट लोकसभा की हम लोग 2014 में जीते थे। सर क्षेत्रीय अध्यक्ष जब आप बन गए तो आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आया? व्यक्तिगत जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आया। जैसे जैसे व्यक्ति को दायित्व मिलता है तो दायित्व के अनुरूप उसका आचरण व्यवहार भी बदलता है। बिल्कुल। हम इसके पहले क्षेत्र के 2 बार के महामंत्री रहे, तो महामंत्री के नाते संगठन सुव्यवस्थित चले, संगठन के नीचे के कार्यकर्ताओं का समन्वय बने, वो मेरा काम। किसका कहाँ प्रवास लगना वो मेरा उत्तरदायित्व। लेकिन अध्यक्ष होने के नाते ये संपूर्ण जिम्मेदारी कि संगठन व्यवस्थित भी चले, कार्यकर्ताओं का सामंजस्य भी हो और आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि दोनों का समन्वय रहे, इसका भी उत्तरदायित्व क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर है। जी। तो स्वाभाविक है कि जीवन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन के साथ साथ समय का एक पालन, जो हम लोगों को तो पहले से समय की प्रतिबद्धता का विद्यार्थी परिषद के समय से ध्यान था, लेकिन आज वो सारी चीज़ें जो हमने पहले किया था विद्यार्थी परिषद के नाते, और वो सारी चीज़ें हमारे इस जीवन में, इस काम में हमारी बहुत बड़ी सहयोगी बनी है, जिसके कारण मुझे कोई बहुत कठिनाई नहीं। बिल्कुल। सर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों में क्या अंतर मानते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर है। सर कुछ बताइए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपर मान करके समाज जीवन में काम करने वाला जी एक राजनीतिक सामाजिक संगठन, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का केवल लक्ष्य ये नहीं कि हम सामाजिक जीवन में काम करके सत्ता प्राप्ति का हमारा संकल्प नहीं है। हमारा संकल्प है कि हम जो एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान की कामना के लिए काम करने का जो संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है जी। तो हम स्वाभाविक तौर से उस प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के अपने कार्यकर्ताओं को उस दिशा की तरफ अग्रसर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अन्य में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को पहले कार्यकर्ता बनाती है और कार्यकर्ता के साथ उसको फिर जनप्रतिनिधि भी बनाती है।
अन्य दलों में उनके यहाँ नेता एक है, बाकी सब कार्यकर्ता है। बाकी कार्यकर्ता का जीवन कैसे चले, वो समाज जीवन में जाने से पहले उसका क्या आइडियोलॉजी है, उनके क्या सिद्धांत हैं, हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है, वो अन्य दलों में इसका बोध नहीं कराया जाता। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इसका बोध कराया जाता है कि हम समाज जीवन में काम करने के लिए निकले हैं तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है। यही बेसिक अंतर है। और लेकिन सर कई बार भाजपा पे यह भी आरोप लगता है कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो भाजपा से जुड़ने से पहले भाजपा के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे वो भाजपा से जुड़ जाते हैं तो उनको टिकट भी मिल जाता है और जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं उनकी अब उपेक्षा हो जाती है। देखिए, हम सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के काम करने वाले हम लोग कार्यकर्ता हैं। जी, मोदी जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाज में सभी जाति, समुदाय, वर्ग, सबका प्रतिनिधित्व, और उस प्रतिनिधित्व के नाते स्वाभाविक तौर पे कि हम अपने संगठन को तो लेके चलते हैं, लेकिन इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सांगठनिक नहीं लेकिन सामाजिक जीवन में उनका एक प्रभुत्व होता है। उसके कारण स्वाभाविक तौर पे पार्टी और बढ़े और उनके साथ आए हुए लोगों का हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में निर्माण करते हैं। समाज की उन वर्गों को अगर हम इस तरीके से नहीं ले आएंगे तो वो समाज अछूता रह जाएगा, उसको हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हम उनके माध्यम से आए हुए कार्यकर्ताओं का या उनके साथ आए हुए लोगों का हम फिर कार्यकर्ता के रूप में निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो आपने बात कहा है कि ठीक है, पहले वो कहीं रहे होंगे लेकिन आज आए हैं तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, राष्ट्र की जय बोल रहे हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात बोल रहे हैं। तो जब तक हम उनको यहाँ ले नहीं आएंगे तब तक वो बात वो बोल नहीं सकते। यही हमारे और लोगों में अंतर है। बिल्कुल सर, इस गोरखपुर क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में भाजपा के प्रति जनता का इतना ढेर सारा विश्वास मिलने के पीछे का मूल वजह क्या है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है जी, जिसको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद इस क्षेत्र में न कोई औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध तो रहा, लेकिन सामरिक दृष्टि से समृद्ध जो भी इस प्रदेश में शासन करने वाले लोग आए, वो उनका ध्यान कभी ये नहीं आया। उनका ध्यान केवल ये था कि हमें वोट लेना हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी बार की सरकार है। आप कल्पना करो कि 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार थी। 4 जिले चिन्हित थे, उन 4 जिलों में बिजली मिलती थी, उन 4 जिलों में विकास की रोशनी जाती थी। उत्तर प्रदेश तो 75 जनपदों का जिला है। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई नहीं कह सकता कि गोरखपुर में मिल रहा है तो आजमगढ़ में नहीं मिल रहा, गोरखपुर में मिल रहा है तो मऊ में नहीं मिल रहा है, गोरखपुर में मिल रहा है तो देवरिया में नहीं मिल रहा। समान भाव से, बिल्कुल समान भाव से हर जनपदों में जो विकास पहुंचना चाहिए वो समान भाव से हर जनपदों में जा रहा है। और मुझे लगता है यही परिणाम है, इसी की देन है कि आज पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूर्वांचल का हर समाज वर्ग का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आतुर और खड़ा भी है। सर, संगठन और जनता के बीच पुल का कार्य आप कैसे करते हैं? देखिए, अब हम सरकार में जी, बहुत सारे हमारा काम संगठन का है और जनता के काम का उत्तरदायित्व तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। आज के 12 साल 13 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पास गिने चुने सांसद, गिने चुने विधायक होते, बिल्कुल। लेकिन अब हमारा जनता का सीधे कमिटमेंट हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हम जोड़ते हैं और संगठन के साथ हम लोग जुड़ते हैं। कहीं ऐसी कोई बात आती है कि जहां जनता और कार्यकर्ता का समन्वय नहीं होता है, तब हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके दोनों का सामंजस्य बनाते हैं, जिससे सामंजस्य बने तो सामंजस्य का एक परिणाम निकले और उनकी भी बात सुनी जाए। ये हमारे यहाँ, हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में ये परंपरा है, उसका पालन सब लोग करते हैं। लेकिन कई सारे कार्यकर्ता सर ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि
कि कोई सी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है मेहनत तो हम लोग करते हैं, नेताजी आते हैं सारा क्रेडिट नेताजी को ही मिल जाता है, फिर हम लोग को वहां भी उपेक्षा कर दी जाती ऐसा है। नहीं, ये अपने अपने भाग की बात है। जी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि नीचे का कार्यकर्ता कभी ऊपर बैठता है और ऊपर वाला नीचे बैठता है। आप जरा देख लीजिए कि हिंदुस्तान में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके यहाँ प्रावधान है क्या? उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि मैं एक सामान्य परिवार आपसे बता रहा हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, तो अगर ये बात होती कि नहीं नेता ही बनना है तो मैं आजमगढ़ से उठा के गोरखपुर क्षेत्र, वो भी जहां हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मैं क्यों अध्यक्ष बनता, कोई नेता बनता। तो आज भी अब परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा होने के कारण स्वाभाविक तौर पे कि बहुत सारे कार्यकर्ता, और हमें अन्य जाति समाज का समन्वय बनाने के कारण, अन्य जाति समाज का भी हम समन्वय बनाते हैं, तो जब जिसकी समय आता है उसके अनुसार उस कार्यकर्ता का उत्तरोत्तर विकास करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई है। सर, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की संभवतः सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो सर इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के सफलता के पीछे का मूल वजह क्या आप अपना संगठन मानते हैं या फिर प्रधानमंत्री जी का चेहरा? दोनों। हमारे संगठन का जो मूल सिद्धांत है, संगठन का जो स्ट्रक्चर है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों का चेहरा, दोनों का स्वाभाविक तौर पे हमें जो संगठन में काम करना है, हम संगठन के लोग करते हैं, और वो हमारे चेहरे हैं, और चेहरे का स्वाभाविक तौर पे असर पड़ता है। इसके कारण हम दोनों को मानते हैं कि दोनों का समन्वय होने के कारण ही, और वो भी दोनों इसलिए कि दोनों वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, एक छोटे से कार्यकर्ता से निर्माण होते होते उस स्थान तक पहुंचे। और भी आपने 2 दिन पहले देखा एक फोटो ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी सामान्य रूप से एक साथ सबके साथ बैठे, ये केवल कार्यकर्ता भाव। बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कभी सामान्य तरीके से सबके साथ बैठे रहते हैं, वो नेता नहीं, वो कार्यकर्ता भाव है। इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा वो कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता भाव वो नीचे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है। सर, भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी सफलता आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से अगर मैं इसको शब्दों में कहूँ, 2000 पहले के भारत को और 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, और हम जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से अंत्योदय या समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करें, तो इस देश में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन होगा। और सामाजिक परिवर्तन किसके कारण हुआ? संगठन के माध्यम से हमने जोड़ा, और सरकार के माध्यम से उन जन कल्याणकारी योजनाओं का आच्छादित कराना, जिससे समाज का हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हो और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा संकल्प है, और उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, जब कोई भी विद्यार्थी या कोई भी युवा जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है और नेता बनने की बात करता है और टिकट जब मांगना शुरुआत करता है, तो वहाँ उसकी अपेक्षा इस आधार पर कर दी जाती है कि वो एक सामान्य परिवार से आता है, उसके पास पैसों की कमी हो जाती है और वहाँ पैसे वालों को टिकट दी जाती है, ऐसे कई सारे युवा हमसे कह रहे थे। तो सर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सीट तो एक निश्चित सीट है जी, और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम 13 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी हो गए जी, ठीक है ना। तो 13 करोड़ में 13 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं कि पैसे वाले, आप उठा के देख लीजिए कि जितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का या लोकसभा का टिकट दिया है, उसमें कुछ ही ऐसे लोग हैं कि उस सीट का ताना बाना ऐसा रहा है कि सामाजिक दृष्टि से कि हमें जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति उसको अपने पार्टी में लाके, क्योंकि हमें सीट भी चाहिए, सीट भी चाहिए, सरकार भी चाहिए। सरकार इसलिए चाहिए कि हमारा जो कमिटमेंट, हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को हम आज अपनी सरकार के माध्यम से ही जनता के बीच में पूरा कर सकते हैं।
तो वो बहुतेरे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो सामान्य कार्यकर्ता रहे। मैं एक उदाहरण दे दूंगा। अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं नगर निकाय का चुनाव आया। नगर निकाय के चुनाव की सीधी जिम्मेदारी हम ही लोगों को पास थी कि हम ही लोगों को टिकट देना था। आप पूरे नगर पंचायत नगर पालिका में उठा के देखिए तो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को हम लोगों ने टिकट दिया और जितवाया। उदाहरण स्वरूप मैं उस समय एक हमारा अभी रामकोला सीट है, वहाँ सतीश गौतम हमारा शक्ति केंद्र संयोजक जी, बहुत सामान्य कार्यकर्ता। लोगों ने कहा सर वो कैसे लड़ेगा, वो तो राजगीर है, लड़ाई करता है। हमने कहा कार्यकर्ता लड़ाएंगे, चेयरमैन बनाओ। विधानसभा में भी आप देखिए कि जो लोग भी आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को छोड़ के आप 80% 85% देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा होगा। वो कार्यकर्ता के नाते उनको टिकट मिला है। पूरी पार्टी और चुनाव पार्टी लड़ाती, कार्यकर्ता लड़ाता। अन्य दलों के लोग हम लोगों से मिलते हैं तो इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर टिकट मिल जाए तो हमें कुछ करना नहीं, तो चुनाव तो पार्टी लड़ाती है, कार्यकर्ता लड़ाता है। वो बूथ भी देखता है, बैठाता भी है, सारा व्यवस्था भी करता है, चलाता भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ें। लेकिन सर विपक्ष के कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहाँ बात अगर धर्म को लेकर लड़ाई करने की बात हो उसमें में भाजपा सत्ता में आने के लिए भी लड़ाई शुरू कर देती है। ये एकदम गलत है जी। भारतीय जनता पार्टी उनके कहने का आशय है कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण की। जी। वो अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे लिए और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। और उस आस्था के विषय को हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। और हमने किया, हम उस आस्था के साथ खड़े रहे। हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो हमारे भी आस्था के केंद्र हैं। और स्वाभाविक तौर पे जहाँ भी आपकी आस्था होती है तो आपका सब कामों के बाद एक संकल्प होता है कि हमारा जहाँ आस्था हो उसका उद्धार हो। और ये विपक्ष का जो आरोप है निराधार है, गलत है। हमने कभी राम मंदिर को लेकर के हमने कोई राजनीतिक या वो नहीं किया। और हमने जैसा कानून कहा उसके अनुरूप चल करके आज कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। और मैं तो समझता हूं कि हम हिंदुस्तान के आज की पीढ़ी या जो लोग भी मंदिर निर्माण और उसके लोकार्पण के समय उपस्थित रहे, चाहे वहाँ रहे, चाहे टीवी पे देखे, चाहे जहाँ रहे, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भाई हमारी कई पीढ़ियाँ इस भाव से राम का लेते हुए और इस दुनिया की लीला से अपनी जीवन समाप्त कर दिए। तो ये तो हमारे हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भाई हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उस समय हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात हो या तेजस्वी यादव जी की बात हो, ये लोग प्रधानमंत्री जी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। क्या कहेंगे सर इस पे? हम तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे और कोई, एक हिंदुस्तान में ओछी राजनीति की परंपरा हो। आज तक आपने किसी को नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, वहां तो कोई गाली नहीं देता था। और जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं निराधार है, वो आरोप निराधार है, उसका कोई तथ्य ही नहीं है, उसका कोई तथ्य ही नहीं है। मैं वो जो वोट की बात कर रहे हैं, आज समाजवादी तेजस्वी यादव के पास हो चाहे राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस की कमान संभाले हैं मुझे तो लगता है कि कोई चुनाव जीते नहीं। हर बार कोई न कोई नया प्रोपगंडा खड़ा करते हैं और समाज में भ्रम फैलाने का प्रयत्न करते हैं। अब हिंदुस्तान की आवाम या हिंदुस्तान के लोग और विशेष तौर पे हिंदुस्तान का युवा वर्ग समझता है, जानता है और जान करके ही, समझ करके ही वो अपने देश का नेतृत्व ऐसे राष्ट्रवादी लोगों के हाथ में सौंपता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसके कारण अब वो राजनीति नहीं, ओछी राजनीति करना प्रारंभ कर दिया।
लेकिन सर हम जब भाजपा को देखते हैं तो भाजपा चुनाव के लिए अन्य तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर यह आरोप लगाता है कि ये परिवारवाद की पार्टी है। लेकिन जब हम भाजपा को देखते हैं तो भाजपा में कई सारे नेताओं को हम देखते हैं कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवार के कई सारे लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें भी तो परिवारवाद है। दोनों में अंतर है जी, दोनों में अंतर है जी। हमारे यहाँ किसी नेता के बड़े नेता के पुत्र को ये नहीं कि अचानक उनको अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखिए कोई अगर नेता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसके पुत्र को भी सामाजिक जीवन में काम करने का अधिकार है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है जी, हमारे यहाँ परंपरा ये है कि आपको लंबे समय तक समाज जीवन में काम करना पड़ेगा, तब आप वहां आएंगे जी। वो विरासत में नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन और लोगों के यहाँ विरासत में है कि जैसे कांग्रेस को देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी हुई तो फिर राजीव गांधी जी हो गए, राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी आ गई, फिर राहुल गांधी जी समाज जीवन में उन्होंने क्या किया था। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी हुए तो अखिलेश यादव जी आ गए, शिवपाल जी आ गए, कहाँ से आए, टिम्पल जी आ गए, उनके विरासत के रूप में उनको मिला। उनको समाज जीवन में जो सामाजिक दर्पण देखने का अवसर होना चाहिए कि मतलब हम समाज जीवन में जा रहे हैं तो समाज क्या है, ये तो उन्हें कभी अवसर मिला नहीं। उनके बाप की विरासत टोपी उनको पहन करके केवल बैठ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं है। जो ऐसे हमारे बड़े नेता या बड़े नेताओं के परिवार के लोग राजनीतिक क्षेत्रों में आए हैं, आप पता करिए कि वो लंबे समय तक संगठन में या उस विचार के लिए नीचे उन्होंने काम प्रारंभ किया और काम करने के बाद तब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल, सीधे प्राप्त किसी को नहीं हुआ। जी सर, आगामी पंचायत चुनाव में आप तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास कई सारे अधिकार भी हैं, तो सर इस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी नए युवाओं को अवसर देगी? निश्चित रूप से। और अभी पिछले जब पंचायत का चुनाव था तो उस समय भी मैं क्षेत्र का महामंत्री था। और भारतीय जनता पार्टी का अभी आप जो संगठन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी, हमने एक एज बाउंड संगठन में निर्धारित किया है कि हमारा मंडल अध्यक्ष 35 साल की आयु के ऊपर का नहीं होना चाहिए, हमारा जिला अध्यक्ष 50 साल 55 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये क्योंकि अभी ये इनके अंदर काम करने का जज्बा है। और बेसिकली आप अभी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी इस गोरखपुर क्षेत्र में 286 मंडल हैं। हम अपने जो संगठन की संरचना में जी, आप देखेंगे तो आपके पास 99% ऐसे मंडल अध्यक्ष मिलेंगे जो युवा है, जिनकी उम्र 35 साल 40 साल से ऊपर है ही नहीं। हम उनकी टोली भी बना रहे हैं तो उसी श्रेणी की बना रहे हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में ये आने वाले जो इस देश की युवा पीढ़ी है उनको समाहित करते हुए समाज जीवन में कैसे आगे जाएं, ये भी हमारा एक कमिटमेंट, एक संकल्प है। हम अपने संगठन के माध्यम से हम उसको पूरा भी कर रहे हैं। और पंचायत के चुनाव में स्वाभाविक तौर पे हम अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिनिधित्व करा के कि उस पंचायत क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि अभी उनके अंदर काम करने का सामर्थ्य है। और काम ही नहीं, नए विजन के साथ काम करने का उनका संकल्प है। तो हम नया विजन भी लाने का प्रयत्न करेंगे और अपने पुरातन पद्धति और संस्कृति को भी लाएंगे। ये समन्वय अगर कहीं दिखाई देगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई। बिल्कुल सर। सर जैसा कि अभी पूर्व में भी मैं जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इसके जिलाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष तमाम पद के कार्यकाल हैं पूरे हो गए हैं और नए कार्यकाल के लिए नए पदेन लोग नहीं आ रहे हैं। सर आखिर संगठन को इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये परंपरागत इन सारी चीजों को करते आई, इस नाते आप चर्चा कर रहे हैं जी। आपने कभी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होते हुए कभी सुना है क्या? लेकिन अब तो सर हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं कि गांधी परिवार के लोग तो अध्यक्ष आप कर रहे हैं जी। किसकी नकल उतार रहे हैं? वो किसकी नकल? ये तो सर अच्छी बात है ना, और नकल भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनके यहाँ उस संगठन में लोकतंत्र है क्या? हमने अपने संगठन के, आप पहली बार भारत में नहीं दुनिया में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम अपने संगठन के बूथ जी को हम अपनी पहली इकाई मानते हैं। बूथ अध्यक्ष की कोई घोषणा करता है?
हम नहीं करी, हमने किया। और बूथ अध्यक्ष को हमने बनाया तो उस बूथ अध्यक्ष का सम्मान हो, उस बूथ पे लोग जाने कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है। हमने उसको उस गांव में उस बूथ पे गाजे बाजे के साथ हमारे सीनियर लोग जाके स्वागत किए। हमने दूसरी इकाई हमारी मंडल की है, मंडल का अध्यक्ष हमने बनाया, मंडल की हमने कार्यकारिणी बनाई। कुछ जनपद हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 2 जनपद छोड़ के बाकी जनपदों में हमने जिला अध्यक्ष बना दिया। हमारी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है संगठन की, और नैसर्गिक प्रक्रिया के आधार पर उस संगठन का चुनाव हो रहा। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है। कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों के आने के कारण कुछ काम अभी संगठन का जो बनना हो प्रभावित है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आएगा वो भी पूरा हो जाएगा। ये केवल चर्चा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समयबद्ध तरीके से अपना काम करती रही, इसलिए विपक्ष उसको चर्चा कर रहा है और लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तो मैं पूछता हूँ भाई, समाजवादी पार्टी के लिए उनके संगठन में क्यों नहीं चर्चा करते, कांग्रेस की क्यों नहीं चर्चा करते, बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र की बात करने वाले वो अपने संगठन में लोकतंत्र तो बना ही नहीं। हमारे यहाँ हम लोकतंत्र देश के लिए भी बनाना चाहते हैं, अपने संगठन में भी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, और इसी के कारण हम अपने बूथ से लेके मंडल, जिला से लेके प्रदेश, ये हमारी जो परंपरा है वो चल रही है। सर, एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच सबसे बड़ा अंतर आप क्या मानते हैं? नेता और कार्यकर्ता में अंतर क्या होता है? नेता कार्यकर्ता का अपना एक उचित स्थान है और उसका अपना एक निश्चित क्रियाकलाप है, एक संकल्प है। नेता जब होता है, जो नेता माने जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि का स्वाभाविक तौर पे कि हमारा जो मूल कैडर का कार्यकर्ता है उसका भी सम्मान रहे, और नेता जब क्षेत्र में निकलता है तो स्वाभाविक तौर पे समाज के अन्य जात समाज के लोगों को भी, जो इस विचार को आत्मसात नहीं किए हैं या इस परंपरा को नहीं, उनको ले आना, और जब उनके साथ आते हैं तो संगठन उसको फिल्टर करके उसको स्वाभाविक तौर पे एक कार्यकर्ता का निर्माण करता है। तो मुझे लगता है कि दोनों का काम अलग अलग है जी। और उसके साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो समन्वय बना करके दोनों को चलाती है, इसी कारण आज सरकार में है। सर, राजनीति के अलावा और किन किन क्षेत्रों में आपकी रुचि है? मेरी तो राजनीति के अलावा विद्यार्थी जीवन में, खेल में मेरी रुचि रही है और मुझे लगता है लंबे समय से ये सब करने के बाद अब मेरे पास न खेलने का समय है न और किसी चीज़ का, और अध्ययन करने का एक रुचि भी है। उसके साथ साथ जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है थोड़ा आध्यात्मिक रूप से हम लोगों की भी रुचि रहती है कि हम अपने जो हमारी परपाटी है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं उसको साथ लेकर के चलने का और अपने अंदर और आने वाली अपनी पीढ़ी को दोनों देने का हम लोग प्रयत्न। सर, कभी आप सोचते हैं कि अगर आपके छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद नहीं मिल रहा होता और आप राजनीति में नहीं आते तो फिर आप क्या करते हैं? निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण मेरे जैसे कार्यकर्ता का ये निर्माण हुआ। अब ना जुड़ता तो क्या होता, ये बात मैं खुले मंचों से कहता हूँ कि मेरे जीवन में जो संस्कार का निर्माण हुआ, मेरे जीवन में जो नेतृत्व का निर्माण हुआ, मेरे जीवन में जो काम करने की पद्धति डेवलप हुई, वो स्वाभाविक तौर पे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण ही निर्माण हुई है। और वो अपने जीवन में जो मूल मंत्र हम लोगों ने वहाँ से सीखा है, उसी मूल मंत्र के आधार पर हम समाज जीवन में काम कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। सर, आप राजनीति में इतने ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, आपका समय भी आपके पास बहुत कम ही मिलता होगा, तो परिवार के लोग कभी आपको ताना नहीं देते हैं, आपको सुनाते नहीं है कि क्यों इतना ढेर समय आप राजनीति में ही व्यतीत कर रहे हैं, आप परिवार के लोगों को समय नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग परिवार हैं लेकिन हम जब समाज को गढ़ने चले तो हम अपने परिवार को भी गढ़े। हम अपने परिवार को उसी आधार पे हमने उसकी संरचना बनाई है और हम इस बात का सदैव हमें स्मरण रहता है कि ये मेरा व्यक्तिगत परिवार, ये मेरे संगठन का परिवार है। तो दोनों का तालमेल समाज जीवन में अगर कुछ करना है तो स्वाभाविक तौर पे बैठाना पड़ता है। बिल्कुल आती हैं पारिवारिक कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, फिर भी हम लोग उसको समझदारी से लोगों को समझा करके और उसको